हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन बैच में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और ये वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर है 2। वेव ऑप्टिक्स ना, वेव ऑप्टिक्स। दो इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं रे ऑप्टिक्स के लिए। देखो बेटा, समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप बिना रे ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स पहली बात तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले ये आप कर सकते हैं। उसके बाद टाइम अगर मिला तो हम जरूर कोशिश करेंगे रे ऑप्टिक्स भी पढ़ाने की। पहली बात, वैसे आदित्य सर ने बहुत जोरदार पढ़ाया हुआ है, मैंने लेक्चर देखा है। देखा क्या है जानते ही हैं, सर इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी टैलेंटेड, वेरी डिवोटिंग, और उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। वो मोर 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 एंड मोर देन सफिशियंट इजी वे में सारी चीजें समझाई है। अच्छे लेवल का कंटेंट भी है और आपके पास सफिशियंट टाइम भी है। ऐसा नहीं कि आपके पास 20 दिन बचा, जल्दी कराना है ना, तो बहुत आराम से आप वहां से कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक रिवीजन की बात है, तो जो रिवीजन वाला पार्ट है ना, उसको किस तरीके से करना है जिससे वो ज्यादा बेनिफिशियल हो, इस पे हम करेंगे। हो सकता है कि हम अभी 2.5-3 महीना समय है, तो हम आपको पर क्वेश्चन 20-20 पर चैप्टर 20 या 40 क्वेश्चन दे दे या 50 क्वेश्चन दे दे, फिर इसको सॉल्व करा दे। देखो, क्वेश्चन नया, लैंग्वेज का भी कंसेप्ट तो नया मिल ही नहीं सकता। नया लैंग्वेज का भी सिर्फ 10-15% क्वेश्चन बचे होंगे जितने हो सकते हैं किसी चैप्टर में। मेजोरिटी मैंने कराए हैं, तो आप वो पूरा कर लेना, क्लास नोट्स ही पूरा कर लेना, तो वो मोर 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 एंड मोर देन सफिशियंट होगा। नया कंसेप्ट तो कुछ बचा ही नहीं है। हो सकता है 0.1% कंसेप्ट कहीं पे कुछ बचेगा, 0.1% या 0.5% मैक्सिमम। 99.5% मैंने करा दिया। अब 0.5% कहीं बचा हुआ है ना, तो हम उसको देख लेते हैं। रिवीजन में अगर कोई चीजें आती थी हम उसको देख लेते हैं। नए लैंग्वेज के भी सवाल 10-15% ही बचे हैं मार्केट में। नया लैंग्वेज मतलब नया सवाल ही लैंग्वेज हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम कवर कर भी नहीं सकते हैं। बनाने वाले की मर्जी, वो कुछ नया सोच के नया तरीके से कंसेप्ट को यूज कर ले, तो उसके लिए आपकी समझ ही काम आएगी। जो आपके कंसेप्ट का समझ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यही आपके काम आएगा। तो 85% प्रिपरेशन या 85% क्वेश्चन एकदम हु बहु नोट्स जैसे ही आपको दिखेंगे। थोड़ा जो 10% या 15% होता है ना, मतलब आएगा 99% नोट्स नहीं कंसेप्ट, लेकिन जो 10-15% या नीट में 5 सवाल या 4 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें नया लैंग्वेज डाल दिया जाता है, नए तरीके से दो कंसेप्ट को मिला के सवाल बना लिया जाता है, वहां पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो कैसे करना है आगे, वो हम करेंगे, आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक लॉस ऑफ मोशन की बात है, 20 तारीख को हम मिलते हैं शाम को 4 या 5 बजे। कंपटीशन वाला पे लॉस ऑफ मोशन पूरा पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हैं, आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 2 पार्ट में भी आप देख सकते हैं। चाहे तो आप पहले 3-4 घंटा देख लें और फिर 3-4 घंटा बचे हुए को बाद में देख सकते हैं। लेकिन एक दिन में आपका पूरा लॉज ऑफ मोशन रिवाइज हो जाएगा, जिससे आपको लॉज ऑफ मोशन का यूज़ ग्रेविटेशन में भी है, लॉज ऑफ मोशन का यूज़ एसएचएम में भी है, लॉज ऑफ मोशन का यूज़ इलेक्ट्रोस्टैट में भी है। एकदम बेसिक फिजिक्स है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अभी का जो समय है, वो जो आपके अंदर डर और पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हो रहा है, वो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। और आप अकेले नहीं है जिसके अंदर ये क्रिएट हो रहा है। दुनिया में जितने भी बच्चे इंडिया में तैयारी कर रहे हैं नीट की, सबके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सबके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अब ये समय आ गया है अंडरग्राउंड होने का। आप एकदम ही अंडरग्राउंड हो जाइए। मोबाइल सिर्फ यूज करिए लेक्चर देखने के लिए और टेस्ट देने के लिए। बाकी सारे सोशल मीडिया अभी तो आपकी डीएक्टिवेट हो जानी चाहिए। सारे रिलेटिव से, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, रिश्ता नाता तोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 4 महीने पढ़ने से पागल हो जाओगे। ऐसा कभी सुना है जो 3 महीने लगातार पढ़ने से पागल हो गया, ये हो गया वो हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो 100% एनर्जी है वो पीसीएम में आपको देना है। कंप्लीट संन्यास ले लो बाकी चीज़ों से, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए।
अगर आप चाहते हो कि आपके 3 महीने बाद जो आने वाला जीवन है उसमें बहुत सारे मज़े हों, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जिसको आप कर रहे हो, जो सच में आपका ड्रीम है वो आप पूरा कर रहे हो, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो इस 3 महीने आप अपने आपको जो इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रैक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब चलो यार ये बाद में कर लेते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, मेरा दोस्त तो ये कर रहा है, अच्छा मेरा दोस्त क्या कर रहा है तब पता चलेगा ना जब मैं दोस्त से बात करूंगा। और याद रखना, तुम्हें लग रहा हो कि ये दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कल एक लड़की का मैसेज आया, बोले कि सर कहना नहीं चाहिए बट मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बिना बात किए नहीं रह सकती, और बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं नीट निकालना चाहती हूँ, मैं फोड़ दूंगी लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम क्या फोड़ोगी, तू तो खुद ही फूट रही है। और छोड़ के पढ़ाई जो तेरे पीछे चला आएगा, छोड़ पढ़ाई जो तेरे पीछे चला आएगा, एक बात बता मेरे भाई, जो खुद का ना हो सका वो तेरा क्या हो जाएगा। और यही होता आया है हमेशा से। जो आपको लग रहा है कि आपका लाइफ उसके बिना पॉसिबल नहीं है, या उसके बिना आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आप अपने लाइफ के जो गोल हैं या फ्यूचर हैं बिना उसके इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होता है। कभी हमें भी ऐसा लगता था, ईमानदारी से बताता हूं, कि ये जो इंसान है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये इंसान मेरे लिए ऑक्सीजन है, और ये है तो हम हैं, और इसी के साथ हम अपना कल देखते थे। लेकिन कभी कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, वो जब नहीं रहता हमें दुख होता है, फिर अब जब हमें पेन होता है, दुख होता है, तो हम अपने गोल पे फोकस करते हैं, और 6 महीने बाद ऐसा लगता है यार वो तो बढ़िया है, चली गई, अच्छा हुआ चली गई, अगर वो रहती तो मैं तो बर्बाद था। और ये बर्बादी वाला जो सिचुएशन है, जो फीलिंग्स है, वो आपको 6 महीने और 1 साल या 1.5 साल बाद महसूस होगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ यार। तो सोचो ये सब समय का खेल है, ये सब कुछ समय का खेल है। आपको आज लग रहा है कि बिना उससे बात किए हुए नहीं रहा जाता, और 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको लगेगा कि बढ़िया हुआ यार उससे बात नहीं किया मैंने, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाता। और और आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करता है, ठीक है करता होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समय के साथ, आपके ओहदे के साथ, उसका अफेक्शन, उसका प्यार बदल सकता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको आसपास घूमते हुए। जब आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो जो आपके साथ आसपास घूम रहे हैं सब कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं मैं। जैसे एग्जाम से पहले पहले 2 तरह के कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक ऐसा जिनका ग्रुप होता है, जो घूमने जाते हैं, जो एक साथ लंच पे जाते हैं, एक साथ फोटो खिंचवाते हैं, एक साथ काम करते हैं। दूसरा बच्चों का कुछ होता है, कुछ दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ रहे होते हैं, ना उनका इंस्टा अकाउंट होता है, ना उनका फेसबुक अकाउंट होता है, ना उनका कोई सोशल लाइफ है, ना उनका कोई ज़्यादा दोस्त है। वो कभी किसी से बात करता है तो सिर्फ पढ़ाई की बात करता है, लोग उसको पागल समझते हैं, उसको गधा समझते हैं, उसको समझते हैं बेवकूफ़ है, इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। जैसे एग्ज़ाम होता है, तो जो 5-6 लोगों का दोस्तों का ग्रुप होता है, जो घूमने जाया करते थे, इंस्टा पे फोटो अपलोड करते थे, टैग करते थे, स्टोरियाँ लगाते थे, वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और गायब सिर्फ मेरी नज़र में नहीं, एक दूसरे की नज़र में भी गायब हो जाते हैं, उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। कौन चाहेगा अनसक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करना? क्यों करेगा दोस्ती? कि दोस्ती खत्म हो जाती है, और मैंने अपनी आंखों से देखी है। 6-6 महीना हो जाता है उनको देखे हुए, कहाँ हो भैया, कहाँ? और दूसरी तरफ जो लोग एकदम बेवकूफ से लगते थे, आज वो इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी बने हुए हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, दीदी भैया कहते हैं। तो ये पाई का फेस डिफरेंस आना है, पाई का फेस डिफरेंस आना है। घबराओ मत, घबराओ मत, अपने आप को समेटो। 3 महीने रिश्ता नाता तोड़ दो, सन्यास का जीवन जियो, अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और अच्छा पढ़ो। बस ये 3 चीज करो। बाकी कोई तुम्हें क्या कह रहा है ना, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है, इससे डैश फर्क नहीं पड़ता है। कल को तुम सक्सेसफुल हो तो जो कह रहे थे ना, तो नहीं नहीं हम तो तुमको मोटिवेट कर रहे थे, वो हमारा मोटिवेट करने का तरीका था। अच्छा, अच्छा, जो आज तुमको गाली दे रहा है,
जो आज तुमको भला बुरा कह रहा है वो कल घुटनों पे रेंगता हुआ आएगा और कहेगा नहीं नहीं, अरे वो तो हम आपके भले के लिए कह रहे थे भैया। अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने तुमको मोटिवेट, मेरे ऐसे कहने से ही तो तुमको हिम्मत मिला। साले ये नहीं सोच रहे हो कि जब तुम कह रहे थे तो बेचारा कितना पेन में था, कितना बुरा लगा था उसको। लेकिन वो कहने आएंगे कि हम तो इसलिए कहे थे, बुराई किए थे कि तुमको इससे हिम्मत मिले, तुम और ज्यादा आग लगे तुम्हारे जीवन में। उनसे कहना तुम्हें मार सकते क्या? वो कहते तो समझ में आता, तुम कौन थे वे? और जो आज आपके साथ बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं, अपन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए। तो वेव के लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ने वाले पीएचडी ऑन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है वेव का वो समझेंगे, हालांकि पहले भी साउंड वेव हमने पढ़ा था, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे कि इज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है? क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है? यस और नो? तो इसका जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा प्लीज। इसका जवाब होगा नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, नहीं, लाइट बेंड हो जाता है। यही तो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, लाइट बेंड हो जाता है। नॉट ऑलवेज, हमेशा और हमेशा नहीं। तो फिर कैसे चलता है लाइट? फिर कैसे चलता है लाइट? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर लाइट का वेवलेंथ बहुत 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 छोटा है उस ऑब्जेक्ट के लेंथ से जिससे लाइट इंटरेक्ट कर रहा है, तो लाइट बिहेव एज अ रे, behave as a ray and travel in a straight line. रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, रेक्टिलिनियर मोशन होता है लाइट का। लाइट का कैसा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है। और अगर मैं कहूं कि लाइट ऐसे चीज से इंटरेक्ट कर रहा है जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के लाइट ऐसे चीज से इंटरेक्ट कर रहा है जिसका लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ लाइट के वेवलेंथ के कंपरेबल है, तो लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। नॉट स्ट्रेट लाइन मोशन, नॉट सोज स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तब लाइट बेंड होता है एक्चुअल में, स्ट्रेट लाइन मोशन में शो नहीं करता, और वो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को शो करता है। और जब लाइट इंटरैक्ट्स with electron, proton, alpha particle and etc, then light behave as a particle. Then light behave as a particle is called photon. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कई बार ये छोटी सी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तविकता में लाइट किस तरह का बिहेवियर शो करता है। वास्तविकता में लाइट किस तरह का बिहेवियर शो करता है। समझ में आया ये बात? ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या समझेंगे हम? इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आखिर होता किसका बताओ सर? एसएचएम का। एसएचएम का भी इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन होता है क्या? हाँ, दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल, जैसे मान लो एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा 4 मीटर के एम्पलीट्यूड में, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा 4 मीटर के एम्पलीट्यूड में, और उसी पार्टिकल को एक और एसएचएम आप देना चाहते हो जिसका एम्पलीट्यूड है 3 मीटर का, तो इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? सर नेट एम्पलीट्यूड 7 हो जाएगा। हमेशा नहीं, डिपेंड करता है कि ये 4 मीटर के एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा था, तो कभी मीन पे होगा, कभी एक्सट्रीम पे होगा, कभी मीन और एक्सट्रीम के बीच में होगा, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा। हाँ, अब किस इंस्टेंट पे तुमने ये एसएचएम इसको दिया, ये पार्टिकल कहां था ऑसिलेट करते हुए जब आपने ये वाला एसएचएम इसको दिया, वो डिपेंड का उससे फेज डिफरेंस डिसाइड होगा। और फेज डिफरेंस पे यह पता चलेगा कि दोनों का सुपर इंपोज्ड एसएचएम जब बनेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसका एम्पलीट्यूड 7 भी हो सकता है। जब पार्टिकल यहां मीन पे था, 4 मीटर ऊपर जाना चाह रहा था, तभी आपने इसको 3 मीटर ऊपर होने का एसएचएम दे दिया, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ये 5 भी हो सकता है जब आप 90 डिग्री के फेज पे देंगे, ये 2 भी हो सकता है।
एक भी हो सकता है। अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था 4 मीटर के एम्पलीट्यूड वाले ऑसिलेशन के लिए, उस इंस्टेंट पे मैंने नीचे की तरफ इसको 3 मीटर एम्पलीट्यूड का एसएचएम दे दिया, तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ? दोनों मीन पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फेज डिफरेंस हुआ पाई का। तो ये अब 1 मीटर के एसएचएम में ऑसिलेट करेगा, 1 मीटर एम्पलीट्यूड के एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। क्या ये बात आपके दिमाग को हिट कर रही है? यही हमने एसएचएम में पढ़ा है, यही हमने वेव में पढ़ा है, मैकेनिकल वेव, साउंड वेव में, और यही हमने एसी में पढ़ा है, और यही हम आज पढ़ने वाले, यही हम आज पढ़ने वाले, इंटरफेरेंस, यही हम आज पढ़ने वाले। और इस इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे, और हम इसी इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं जिस फेनोमेना में, उसको कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी को कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए यहां पे एक सोर्स है। अच्छा, एक करेक्शन बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने गलती से बोल दिया था या लिख दिया था, इस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन मीडियम। बेटा वो पता नहीं, कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाता है, और मैं पढ़ा रहा हूं तो आप समझ गए थे। 99%, 100% बच्चे समझ गए थे, लेकिन 2-4% बच्चे परेशान हो गए। नहीं, परेशान कहां से होना, तो सदियों से मैं बोलता आ रहा हूं, ये तो हजारों बार मैंने बोला है। मैंने मॉडर्न फिक्स में बोला है, मैंने आपको एसएचएम में बोला है, वेव में बोला है, मॉडर्न फिक्स में बोला है ना। तो सोर्स है, इस सोर्स का वेव इक्वेशन है y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस केक्स। ठीक है सर, इसका इनिशियल फेज क्या है? 0। मान लो x इज इक्वल टू 0 पे, यहीं पे देखो, यहां पे हमने x 0 रखा, ये 0,0 है इसके लिए, इस सोर्स के लिए, तो x 0 t 0 पे रखूंगा, तो इसका फेज, इनिशियल फेज क्या होगा? 0। यहां पे कोई फाई मैंने ऐड नहीं किया है, यहां पे कोई भी फाई मैंने ऐड नहीं किया है। ठीक है सर, तो ये किस चीज का इक्वेशन है? सर ये वेव का इक्वेशन है। वेव असल में क्या होता है? सर एक डिस्टरबेंस होता है। वेव असल में क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है। वेव असल में क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है। वो डिस्टरबेंस क्या करता है? मीडियम के सारे पार्टिकल को एसएचएम देता है। क्या मीडियम के सारे पार्टिकल को वेव नहीं देता? अबे भाई, वेव कैसे देगा? वेव उसको एसएचएम देता है। जब सिनुसॉइडल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये दोनों चीजें हो तो वेव इक्वेशन रहता है। ठीक है, दोनों चीजें हो तो क्या रहता है? वेव इक्वेशन। अब मान लो यहां से वेव ट्रेवल करके किसी एक पॉइंट पे पहुंचा, जहां उसका पाथ लेंथ हो गया x1, मतलब यहां से यहां का लेंथ है x1, तो यहां पे वेव इक्वेशन हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी, किसी टी टाइम पे पहुंचा है, प्लस पाथ डिफरेंस हो गया kx1। अब मैं इसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, इसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसको मैंने कर दिया फिक्स्ड, है ना। ये थोड़ी ना चेंज होगा, एक्स चेंज करोगे तो दूसरे पार्टिकल के बारे में बात करोगे, मैं इसी पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये किस चीज का इक्वेशन है? एसएचएम का कि वेव का? ये तो सिंपल एसएचएम का इक्वेशन, क्योंकि इसको आपने फिक्स कर दिया, तो ये आपका इसको फेज हो गया, और यहां पे टाइम बदलेगा, तो ये इक्वेशन आप इफेक्टिवली देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग के, या के तुम्हारा पहले से लिखा, कोई कांस्टेंट ले लो, प्लस अल्फा, बस ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि के फिक्स है, के तो तुम्हारा वेव नंबर हो गया, तो फिक्स होगा किसी वेव के लिए, और हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया। तो ये तुम्हें एक्जैक्टली नहीं दिख रहा कि एसएचएम का इक्वेशन? हाँ सर, ये तो एसएचएम का है। तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर ये पार्टिकल अब एसएचएम कर रहा है, इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड A1 होगा। तो बात अब वेव की रही ही नहीं, बात सिर्फ हो गई एसएचएम की। मतलब हम पढ़ रहे हैं वेव, लेकिन अगर किसी एक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो एसएचएम है। अब मान लो यहां से कोई दूसरा सोर्स है जिसका इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका भी इनिशियल फेज कुछ नहीं है। यहां से x2 डिस्टेंस पे इसी पार्टिकल को मैं इस सोर्स की वजह से डिस्टर्ब करता हूं, मतलब इस सोर्स की वजह से एसएचएम देता हूं। तो सर एक पार्टिकल को अब दो एसएचएम देना चाह रहे हो, हाँ, इसी को तो कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम और सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव की सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, अरे सर दोनों एक ही है। अगर आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं और एक टाइम पे आप एक समय पे आप एक ही पार्टिकल की बात कर सकते हैं ना, एक बार में, एक समय पे नहीं। टाइम तो वेरी करेगा, है ना, अभी टाइम के साथ ही तो ऑसिलेट कर रहा। तो एक समय पर मतलब एक बार में आप एक पार्टिकल की एनालिसिस कर सकते हैं, एक जगह पे एक पॉइंट की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा सर? y2 क्या हो गया? A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 डिस्टेंस। तो ये वाला ऐसे वेव, इसको एसएचएम देना चाह रहा है A1 एम्पलीट्यूड का।
ये वाला सोर्स जो वेव क्रिएट किया है वो इसको एसएचएम देना चाह रहा A2 एम्पलीट्यूड का। अगर मैं बेटा तुमसे पूछूं ये किस चीज का इक्वेशन है, क्या बोलोगे? सर ये एसएचएम का इक्वेशन है। ये किसका है? वेव का। ये इक्वेशन किसका है? वेव का। ये किसका है? वेव का। ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का। ये किसका इक्वेशन है? एसएचएम का, क्योंकि एक्स को मैंने फिक्स कर दिया, एक्स को मैंने फिक्स कर दिया। तो ये पार्टिकल A1 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना चाह रहा था इस वेव की वजह से, ये पार्टिकल को A2 एम्पलीट्यूड का और मैंने डिस्टर्बेंस दे दिया। अब इसका नेट एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा? सर दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दो। जब दोनों के इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2, यही तो बनेगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जिस पार्टिकल के बारे में आप बात कर रहे थे उस पार्टिकल का जो नेट एम्पलीट्यूड होगा, उस पार्टिकल का जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड का। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू सुपरपोजिशन इज अ वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव। मतलब यहां पे जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब क्या इसका एम्पलीट्यूड वेक्टर है? नहीं, वेक्टर नहीं है। फेज डिफरेंस की वजह से वो वेक्टर जैसा बिहेव भी नहीं कर रहा, उसको वेक्टर जैसा हम सिर्फ ऐड करते हैं, वेक्टर नहीं है। एम्पलीट्यूड वेक्टर नहीं है, एम्पलीट्यूड तो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन उसको फेज डिफरेंस की वजह से हम वेक्टर मेथड से क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे जब आपने यहां पे इक्वेशन लिखा था y बराबर, यह आया था A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। इस दोनों ही वेव में एक खास बात है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। क्या खास बात है? ये दोनों ही साउंड सोर्स जो था यहां पे, ये दोनों ही साउंड सोर्स जो यहां पे था, ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों ही साउंड सोर्स क्रोमैटिक है? सॉरी, क्या कहते हैं, कोहेरेंट है? क्या ये दोनों ही साउंड सोर्स कोहेरेंट है? कोहेरेंट सोर्स है। सर कोहेरेंट सोर्स तब होगा जब इनका फेज डिफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट होगा। फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। देखते फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होता है? सर कुछ नहीं, इसका फेज किसी टी टाइम पे है, इसका फेज किसी टी टाइम पे है, तो दोनों ही फेज का डिफरेंस निकाल लो। तो ये होगा ओमेगा टी प्लस KX1 माइनस ओमेगा टी माइनस KX2। ओमेगा टी से ओमेगा टी कटेगा, हाँ, तो यहां से क्या बचेगा? K कॉमन आ गया, X1 माइनस X2। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। किसी एक पॉइंट के लिए जो कि पहले सोर्स से X1 डिस्टेंस पे, दूसरे सोर्स से X2 डिस्टेंस पे, हमेशा वहां पे ये फेज डिफरेंस आएगा। हमेशा हमेशा वहां पे ये फेज डिफरेंस आएगा, और इसी फेज डिफरेंस की वजह से वहां पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो भी मिलना होगा वो मिलेगा। ये फेज डिफरेंस वहां पे फिक्स रहेगा। तो फिक्स फेज डिफरेंस का मतलब है कोहेरेंट सोर्स है, और ये हमें देख के ही पता चल रहा था, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा टी से ओमेगा टी हमेशा कैंसिल हो जाएगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी हमने सेम लिया था। दूसरी बात, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक, ये नया चीज क्या आ गया? मोनोक्रोमेटिक इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ, क्या दोनों का वेवलेंथ सेम है? हाँ, कैसे सर? ये के और ये के बराबर है। के बराबर होता है 2 पाई भी लेमडा, 2 पाई दोनों का सेम, तो 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, दोनों का के सेम तो लेमडा सेम। और जिसका सिंगल वेवलेंथ का हो उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। वो क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो इंटरफेरेंस कराने के लिए, और अच्छा इंटरफेरेंस कराने के लिए, ये दो कंडीशन होने बहुत जरूरी है। ये दो कंडीशन होने जरूरी, नहीं तो इंटरफेरेंस का कोई मतलब नहीं होगा। मान लो किसी पॉइंट पे अगर टाइम डिपेंडेंट फेज डिफरेंस होता, तो वहाँ पे अभी फेज डिफरेंस पाई है, हो सकता है अभी 2 पाई हो जाए, हो सकता है 3 पाई हो जाए, हो सकता है पाई बाई 2 हो जाए। वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो हमेशा चेंज हो रहा होगा। कभी वो ए एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा, कभी 0 एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा, कभी A/2 में ऑसिलेट कर रहा। तो वहाँ पे हमें ब्राइटनेस या डार्कनेस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिलेगा। तो इंटरफेरेंस कराने के लिए हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी के ही दो सोर्स होने चाहिए, दो वेव होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पहले वेव का एम्पलीट्यूड है A1, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये लेंथ A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और इस तरफ मैंने इस फंक्शन को माना है, किस फंक्शन को माना है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन वाले फंक्शन को, एम्पलीट्यूड है। और दूसरा जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कुछ a2, इधर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू वाले को माना है, किसी को कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है बेटा वही है डेल फाई है। अगर आपने डेल्टा फाई लिखा था तो डेल्टा फाई यहाँ लिख लो, यहाँ सिर्फ फाई रहने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, काहे डेल्टा बार बार लगा, फेज डिफरेंस फाई है, ये फाई आ गई। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, रिजल्टेंट ऑसिलेशन होगा, क्या इन दोनों के बीच में ही आएगा? हाँ ये आएगा सर। तो आपको नहीं लग रहा है ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ट्रीट कर रहा? हाँ, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से एसएचएम का नेट एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा। तो ए नेट बराबर बहुत सिंपल सा आएगा, a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। बहुत सिंपल सा, इजी सर। ये वाला तो हमने एसएचएम में पढ़ा था और ये तो आपने बेसिक मैथ में पढ़ाया था, याद करिए। क्या ये बेसिक मैथ में आपने पढ़ा था? हाँ सर ये बेसिक मैथ में पढ़ा था। क्या आपने एसएचएम में पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। क्या आपने ये वेव में पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था, साउंड वेव में पढ़ा था। क्या आपने एसी में पढ़ा था? ये पढ़ा था सर। एक चीज और, ये जो ए नेट है, रिजल्टेंट एसएचएम है, वो पहले वाले से या किसी हम दूसरे वाले से एंगल देखे, थीटा एंगल, वो कितना बनाएगा? वही वेक्टर। अच्छा ये वेक्टर में पढ़ा था और वही ऑप्टिक्स में पढ़ रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 जगह पर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये बहुत मुश्किल लगा हमको। अच्छा थीटा क्या होगा बताइए? तो सर टैन थीटा एक्चुअल में क्या है? टैन थीटा फेज डिफरेंस है, लेकिन किसके बीच? अगर आपने इसको रेफरेंस लिया, पहले वेव इक्वेशन को रेफरेंस लिया, तो उससे थीटा एंगल ऊपर जाएगा, रिजल्टेंट एसएचएम का इक्वेशन। थीटा क्या होगा बताओ? तो थीटा होता है टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस में क्या होगा? a1 प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका a2 cos फाई, बेस होगा इसका a1 प्लस a2 cos फाई, और ऊपर चला जाएगा a1 सॉरी a2 sin फाई, a2 sin फाई। सर ये वाला फील नहीं आया, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, कुछ नहीं करना। इस a2 का दो कंपोनेंट ले लो, a2 का एक कंपोनेंट क्या इस तरफ आ जाएगा a2 cos फाई, हाँ सर, और a2 का एक कंपोनेंट वर्टिकल ये आ जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट मिल रहा है यही तो मिल रहा है, ये आएगा a1 sin फाई, a2 sin फाई, a2 sin फाई, ये होगा a1 प्लस a2 cos फाई। तो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है ये बात? ये तो दिख जाना चाहिए यार, इस लेवल पे तो अब आ गए हो, दिख जाना चाहिए आराम से। ठीक है सर, ये पता चल गया। तो क्या इसी तरीके से हम हमेशा निकालेंगे? नहीं, इसका तो एक शॉर्ट मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या है शॉर्ट मेथड? फेजर डायग्राम, फेज डायग्राम। क्या ये यहां लग जाएगा? हाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये जोरदार तरीके से यहां पे लगेगा। अगर आप साइन वाला जो फंक्शन होगा उसको इधर मान लेते हो, जैसे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, सर के x1 था तो x1 मान ले, x मान ले, x2 मान ले, जो तुम्हें रेफरेंस लेना है उसको इधर मान ले। तो सर ऑब्वियस सी बात है साइन वाला फंक्शन इधर होगा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स वाला फंक्शन इधर होगा। साइन से ये 90 डिग्री आगे चल रहा होगा, कॉस से 90 डिग्री आगे चल रहा होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये है माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर मैं कोई वेव इक्वेशन लिखता हूं, सिंपल सा कोई वेव इक्वेशन लिखता हूं, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो आपने के एक्स नहीं लिया, अरे भाई वैसे भी मैं x को फिक्स कर देता हूं तो एक कांस्टेंट ही है जो ऐड होगा, और कुछ खास बात नहीं है, वो कांस्टेंट ही है जो ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एसएचएम से भी दिखा सकते हैं। बाकी बात हम यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव में, इंटरफेरेंस में एक पार्टिकल के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं कि उसको दो वेव ने उसको क्या क्या एसएचएम दिया, तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम है। तो इस पार्टिकल इस चीज का सिग्निफिकेंस वैसे भी कम हो गया, क्योंकि किसी एक फिक्स पोजीशन पे एक्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सिंपल a1 साइन ओमेगा टी प्लस सम अल्फा प्लस 30 डिग्री, और ये y1 है, मान लो ये y2 है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस 60 डिग्री। तो ये दोनों को मैं वेक्टर के मैथमेटिकल तरीके से जोड़ू कि डायरेक्ट मैं बना सकता हूं, डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को इधर मान ले तो इसे 30 डिग्री ऊपर, बस ये रहा, ये तुम्हारा a1 को रिप्रेजेंट करेगा 30 डिग्री ऊपर,
और यहां से 60 डिग्री ऊपर ये रहा, तो ये तुम्हारा A2 को रिप्रेजेंट करेगा। बस ये तुम्हारा A1 हो गया, ये तुम्हारा A2 हो गया, ये टोटल 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री, तो इसके बीच का फेज डिफरेंस 30 डिग्री आ जाएगा। बस एसएचएम का ही सुपरपोजिशन तो हमें करना है। अब इस पे वेव ऑप्टिक्स में खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, n नंबर ऑफ सवाल। क्या सवाल पूछे जाते हैं देखिए, द इक्वेशन फॉर टू वेव obtained by two light source are given below. y1 is equal to a1 sin 3 omega t and y2 is equal to a2 cos 3 omega t plus pi by 6. What will be the value of phase difference at a time t? दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देख दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या? सिंपल सी बात है, एक लेंदी मेथड। अब मैं इसके फेज में से ये घटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 3 ओमेगा टी। सिंपल है डेल्टा फाई। तो ये 3 ओमेगा टी से 3 ओमेगा टी कट जाएगा, पाई बाई 6 आपका आंसर नहीं आएगा, है भी नहीं ऑप्शन में। वाह बहुत जोरदार, है भी नहीं ऑप्शन में। चलो तो गलत कैसे किया आपने? लिखा तो सही रहे थे बेटा। गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये है तुम्हारा साइन में और यह है बेटा कॉस में। अच्छा हाँ, आपने दोनों साइन में लिया था, तब डायरेक्ट इसका फेज डिफरेंस घटा रहे थे ना। साइन से तो ये आगे चलता है, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, नहीं करना। अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपने इधर मान लिया a1 साइन 3 ओमेगा टी को, 3 ओमेगा टी को रेफरेंस मान लिया, तो ये cos 3 ओमेगा टी है। तो अगर सिर्फ cos 3 ओमेगा टी होता तो ये इधर होता, इससे पाई बाई 6 और आगे, मतलब 30 डिग्री ये आगे। ये इक्वेशन y2 यहां होगा। ये अगर सिर्फ cos ओमेगा टी होता तो इस लाइन में होता। अगर सिंपल में लिखूं a2 cos ओमेगा टी, a2 cos 3 ओमेगा टी, जो भी है 3 ओमेगा टी, तो इस लाइन में होता। अब ये इस लाइन से 30 डिग्री आगे होगा। अच्छा सर यहां पे 3 होता है, यहां पे 3 नहीं होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सेम फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया। तो सर इसका मतलब ये 90 और ये 30, 120 डिग्री आंसर आएगा। 120 डिग्री का मतलब है 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 आपका क्या हो गया? फेज डिफरेंस। एकदम अच्छे से इत्मीनान से आपको महसूस हुआ कि नई चीजें बताइए, बहुत आसान है यार। नेक्स्ट देखिए, y1 इज इक्वल टू 4 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री एंड y2 इज इक्वल टू 4 कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। देन फाइंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 प्लस y2 की वैल्यू निकालनी है। तो तारा इधर आएगा 4, हमारा नहीं आएगा। अगर मैं इधर साइन को मान लेता हूं, साइन ओमेगा टी को इधर मान लेता हूं, के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी को मैं इधर मान लेता हूं, तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली के एक्स प्लस ओमेगा टी है कि साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से 30 आगे। तो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से 30 डिग्री आगे इसका एम्पलीट्यूड 4 है। बस ये आएगा, तुम ये समझो। सर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी को आपने डिफरेंस क्यों लिया, जब साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी में ना y1 है ना y2 है? अरे भाई ले लिया तो ले लिया, क्या दिक्कत हो रहा तुम्हें? ले लिया मैंने, इसको रेफरेंस ले लिया। तो सर इसमें तो कोई वेव इक्वेशन है ही नहीं, क्या इससे 30 डिग्री ऊपर है? हाँ तो ये 4 मान लिया। और अगर ये साइन है तो इससे 90 डिग्री पे कॉस होगा, एग्जैक्टली कॉस है ये, फिर 90 डिग्री पे होगा 4 इधर। लो अब मुझे बताओ सोच के कि इनका फेज डिफरेंस कितने का है? 60 डिग्री का। कैसे आई है? कैसे सर? या 30 था या 30 था और ये है तो छात कैसे? छाइन छे 30 डिग्री आगे है ये, हाँ छर, और छाइन छे 90 डिग्री आगे है ये, हाँ छर। तो 4 और 4 में छाछ डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। हाँ। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 और 4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 60 डिग्री पे है, तो ये बीच में आएगा एक्जेक्टली 4√3। मतलब इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा दोनों का वो 4√3 होगा। कहां मैंने फॉर्मूला लगाया, कहां मैंने सॉल्व किया? तो लाइन खींचा आंसर हमारे, तो लाइन खींचा आंसर हमारे पास है 4√3। ठीक है 4√3। अब ध्यान से सोचिएगा कि सर अगर मैं वाई नेट का इक्वेशन लिखूं तो एम्पलीट्यूड तो आपने 4√3 निकाल लिया। अब ये 60 डिग्री था टोटल इन दोनों के बीच का एंगल, तो क्या आधा ये 30 होगा? हाँ आधा ये 30 होगा। तो सर क्या इसका इक्वेशन आएगा? साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30 डिग्री, या इसका इक्वेशन आएगा 4√3
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 60 डिग्री, क्या आएगा बोलो, सोच के बताओ क्या आएगा, थोड़ा सोचो। ये गलत है और ये सही है, तो कैसे सही हुआ, तो सुनो ध्यान से। तुम पहले वेव के रेफरेंस से वाई नेट को लिख लो। तो पहला वेव का इक्वेशन ही है 4 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये तो पहले वेव का रेफरेंस है। अब इससे 30 और ऊपर, तो इसी में 30 ऐड करोगे तो यहां पे 60 आ जाएगा। क्या आपका वाई नेट y1 के पैरेलल आया है? नहीं, तो ये कैसे लिख लोगे, ये तो y1 के पैरेलल है, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 30। देखो, या दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि अगर मैंने साइन का रेफरेंस यहां लिया है तभी तो मैंने कॉस यहां माना, क्योंकि 4 कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी था, तो इसका जो वाई नेट आएगा वो यहां आएगा। इससे कितने डिग्री पे, तो यहां से 60 है। देखो यहां से कितना है, ये 30 30 60 है। और ये चीजें एकदम पुरानी है, एकदम पुरानी चीजें हैं, लेकिन यहां पे जरूरत है इसलिए मैं करा रहा हूं। ये देखिए, टू वेव ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, तो बताइए इसका वाई नेट कितना होगा। तो y1 है 3 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो इधर मान लेते रेफरेंस 3, और कॉस से 30 डिग्री आगे, मतलब इधर 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो टोटल 120 डिग्री, और ये भी 3 है। तो वाई नेट होगा 3 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 60 डिग्री। मतलब सर सवाल लिख रहे थे कि सॉल्यूशन लिख रहे थे कि आंसर लिख रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, यही रफ्तार चाहिए। ओके, आंसर ये है 3 3 फेज डिफरेंस 120 का, और 120 का होने की वजह से 3 3 का सम 3, और इस 3 और 3 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए रिजल्टेंट बीच में आएगा। रिजल्टेंट एक टोटल 120, तो ये 60, तो पहले से 60 डिग्री आगे, बस बात खत्म, बस बात खत्म। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू इंटरफेरिंग लाइट वेव y1 इज इक्वल टू 4 साइन और y2 इज इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव y1 और y2 आर इन सीजीएस 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने 3 बार कर लिया है। ये आपके लिए मैं होमवर्क रहने देता हूं। क्या रहने देता हूं? होमवर्क। इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये देखो, टू वेव ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, और ये बढ़िया सवाल है। y1 ये रहा, y2 ये रहा, आपको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन लिखना है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये साइन में नहीं है, साइन से 30 डिग्री ऊपर है। अगर इसको मैं साइन लेता हूं, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी रहने देता हूं, तो पहला जो वेव है साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से 30 डिग्री आगे, 30 डिग्री आगे है, इसका एम्पलीट्यूड है 4। ये रहा तुम्हारा y1, और ये साइन में ही दिया हुआ है यार, लेकिन साइन से 120 डिग्री, मतलब यहां है साइन से 120 डिग्री, यहां से टोटल 120 डिग्री में, और ये है तुम्हारा 3। तो एक बात बताओ, ये कितना होगा? तो 120 में से 30 घटाओगे 90, तो सर ये 4 और 3 का वेक्टर सम 90 डिग्री पे कर रहा है, तो 4 और 3 का वेक्टर सम 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? 5। 5 आएगा सर, ये तो 5 आएगा, हाँ बस खत्म, 5 आएगा। लेकिन सर हमें वेव का इक्वेशन कंप्लीट लिखना है, अब बताओ कैसे होगा। तो बेटा अच्छे सोचो, ये बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3, और इनका रिजल्टेंट है तो 5। तो यहां से अगर तुम पहले वेव को रेफरेंस मानते हो, y1 को रेफरेंस मानते हुए अल्फा निकालो, तो tan अल्फा इज नथिंग बट 3/4। कुछ मत करो, इसको 30 डिग्री से नीचे घुमा दो तो तुम्हें यही तो दिखेगा, ये 4 और इससे 90 डिग्री पे 3, ये रिजल्टेंट है तुम्हारा 5, तो ये 3 और 4 ये अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो वाई नेट क्या बनेगा सर? वाई नेट बन जाएगा 5 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। और ये आंसर गलत है, वाई नेट आएगा 5 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 67 डिग्री। 67 आया है 30 प्लस 37 का सम। उम्मीद करते हैं कि आपको यह फील आया होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगता है और हमेशा लगता है, इतनी भी आसान नहीं है। y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस y/3। इसमें फेज डिफरेंस कितने का होगा? 60 का होगा। बहुत इजी है यार, बहुत इजी, एम्पलीट्यूड ही पूछा है बस, बहुत इजी है। अब आते हैं हम इंटरफेरेंस के इक्वेशन पे दोबारा। तो ए नेट आपने क्या निकाला था साहब? ए नेट आपने निकाला था
ए नेट का होल स्क्वायर, जो इधर रूट था उसको इधर ले आता हूं, तो A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये निकाला था सर। ये अगर दोनों ही इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड A1 A2 है, उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है। फाई हम कुछ भी ले सकते हैं, 30 60 90 45 कुछ भी आ रहा है। ये हम फाई कैसे निकालते हैं, ये हम फाई निकालते हैं, याद करो फाई का इक्वेशन क्या आया था, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यहां से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। सर यहां पे एक्चुअल में हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी। जो हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है वो एक्चुअल में क्या दिखाई देता है, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी। जैसे मान लो कि मैं देख पाऊंगा कि इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, तो ब्राइटनेस मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हम जो विजुलाइज करते हैं चीजें हमें बहुत डार्क या बहुत ब्राइट दिखती है, या लाल हरा पीला नीला दिखती है, वो किस वजह से दिखती है, एक कम ब्राइट है, एक ज्यादा ब्राइट है, एक डिम है, किस वजह से, इंटेंसिटी की वजह से। तो हमें ये सारा चीज जो इंटरफेरेंस में देखना है वो इंटेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इंटेंसिटी के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बेटा यहाँ पे के आ जाएगा, तो हम आई को लिख सकते हैं के ए स्क्वायर। आई को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई को के ए स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हैं पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1 है तो इंटेंसिटी होगा I1 इज इक्वल टू के A1 का स्क्वायर। दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2 है तो ये हो जाएगा के A2 का होल स्क्वायर, और I नेट हो जाएगा के A नेट का होल स्क्वायर। तो A1 को क्या लिख सकते हो, यहां से बताओ A1 को क्या लिख सकते हो। सर A1 को लिख सकते हैं हम I1 बाई के। A1 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा I1 बाई के, I1 बाई के, ये हो जाएगा बेटा I1 बाई के। स्क्वायर नहीं आएगा क्या, देखो तो एक बार, A1 का होल स्क्वायर है, A1 का होल स्क्वायर होगा I1 बाई के, I1 बाई के सही है, प्लस A2 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर होगा I2 बाई के, I2 बाई के, प्लस 2। A1 को क्या लिखेंगे, सिर्फ अगर A1 हो तो क्या लिखेंगे, तो A1 है तो उधर ले जाएंगे, तो ये I1 बाई के का रूट हो जाएगा, यह आएगा रूट अंडर I1 बटा रूट के इंटू रूट अंडर I2 बटा रूट के, A2 को लिखेंगे इंटू कॉस फाई, और आई नेट बाई के ए नेट का स्क्वायर होगा। ए नेट का स्क्वायर क्या होगा, आई नेट बाई के। इसीलिए कई किताबों में या हम डायरेक्टली लिख देते हैं I1 को A1 का स्क्वायर या A1 का स्क्वायर को I1, क्योंकि देखो दोनों तरफ हम ले रहे हैं चीजें, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो देखो के से ये के कॉमन निकल के रूट के कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो आई नेट का जो इक्वेशन आएगा, आई नेट का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फॉर द टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेवी, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेवी। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव का इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आया है। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब दो तरह के मेनली इंटरफेरेंस हमको देखने होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हाई ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिल पाएगा, यहां पे इक्वेशन में अगर आप देखें तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिल पाएगा, आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो अगर दो वेव फिक्स है जिसकी इंटेंसिटी I1 I2 है तो I1 प्लस I2 तो फिक्स हो गया, I1 I2 ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, 2 रूट I1 I2 भी फिक्स है। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगा। राइट हैंड साइड मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम। और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है सर, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और ये 1 तब होगा जब cos फाई की वैल्यू 1 तब होगा जब फाई 0 डिग्री होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू हमें 1 बनाना है, तभी हमारा आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम आ रहा। अब कितना आ रहा हो हम देखेंगे, लेकिन आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगा जब cos फाई की वैल्यू 1 हो,
और cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी सर? 0 डिग्री पे cos 0 1 होता है, या 2 पाई रख दो तो होगा, अच्छा पाई रख दो तो नहीं होगा। cos फाई में अगर फाई की वैल्यू पाई रखे तो cos पाई -1 होता है, गड़बड़ा देगा, सब खराब कर देगा। अरे हाँ, तो 4 पाई रखो तो चलेगा, 6 पाई रखो तो चलेगा, मतलब ऑड इवन पाइस। क्या बेटा ये इवन पाई, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो सर इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एक लगा लो, n इंटू 2 पाई, जहां पे n की वैल्यू है 0, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, n को 0 रखेंगे तो, n को 1 रखें तो ये 2 पाई हो जाएगा सेकेंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, सर इवन नंबर रखो ना। अरे भाई n इंटू 2 पाई है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रखोगे वो 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर डबल कर देगा, इवन ही बना देगा। सर यहाँ पे 2.5 रख सकते हैं क्या? नहीं, 2.5 कैसे रख सकते हो? एक बार मिला, फिर दूसरे बार मिला, फिर तीसरे बार मिला, ये नंबर ऑफ कंजर्वेटिव कंस्ट्रक्शन है। आधा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ी ना होगा, आधा पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी बार होगा या तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, आधा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। सर अगर यहां पे फेज डिफरेंस 0, सॉरी हाँ फेज डिफरेंस पाई की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है, पाई/3 है, तो पाई/3 है, तो ये सवाल हम किस लिए कर रहे थे? तो कौन सा सवाल? ये सब हमने किस लिए किया है? ये किस लिए किया है? ये किस लिए किया है? ये किस लिए किया है? लेना 60 डिग्री है, ये पाई/3 है, ये 120 डिग्री, सब किस लिए किया है? अच्छा अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो पहले जैसे हमें डील करना है, और क्या? ये तो हम स्पेशल केस बात कर रहे हैं, ये हमने तो स्पेशल केस की बात करी कि इंटेंसिटी फाई पे डिपेंड कर रहा, इंटेंसिटी फाई पे डिपेंड कर रहा, फाई की वैल्यू 30 डिग्री है तो रख 30 डिग्री निकाल, 40 डिग्री है तो रख, 60 डिग्री है तो रख, 90 डिग्री है तो रख, 0 डिग्री है तो रख और निकाल, तो मैक्सिमम आएगी। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक स्पेशल केस है, ये हर फेज डिफरेंस के लिए नहीं होगा, कुछ स्पेशल फेज डिफरेंस है जो बहुत रेयर मिलेगी। भाई ये चीज मिल जाए इतनी आसानी से भी तो नहीं हो जाएगी, तो बहुत रेयर है, लेकिन जहां पे फेज डिफरेंस ये आएगा वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सर इस फेज डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम पार्ट डिफरेंस भी देख सकते हैं क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? हाँ, कैसे देखेंगे सर? एमआर स्टार लगाओ, एक जोरदार एमआर स्टार मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कहीं भी आपको फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस का रिलेशन लिखना है तो बस कुछ मत करो, 2 पाई को लेमडा में कन्वर्ट कर दो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर अगर सिर्फ पाई होगा 2 को उधर ले जाओ, पाई = λ/2 होगा। एक तो कि फॉर्मूला से तुम लगा निकाल के दिखाओ, ये डायरेक्ट देखो, पूरी दुनिया फॉर्मूले से करती, तुम डायरेक्ट देखो। हमें चाहिए पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा, कुछ मत करो, 2 पाई को लेमडा रख दो, लेमडा खत्म। ये रफ्तार छोटी छोटी सोच से आती है। सर फील नहीं आया तो अब हम फील दिलाते हैं। डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल्टा फाई, यही है क्या फॉर्मूला? हाँ सर। डेल्टा फाई का जनरलाइज वैल्यू क्या है सर? डेल्टा फाई का जनरलाइज वैल्यू है n इंटू 2 पाई, तो यहां पे रखू 2 पाई/λ n इंटू, एक मिनट मैंने सही लिखा है, ये सही नहीं है, गलत है, तो डेल्टा एक्स उल्टा हो गया, λ/2 पाई इंटू 5, ये डायमेंशनली चेक कर लिया करो ना तुरंत से, देखो क्या होगा, पार्ट डिफरेंस बटा लेमडा, फेज डिफरेंस बटा 2 पाई, सही है। अब इसको लगाओ, तो λ/2 पाई, λ/2 पाई, फाई की वैल्यू है n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई। भाई साहब वही काम कर रहे हो बस घुमा के, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो बताओ क्या है? n लेमडा। तो मैं पहले कह रहा था तो तुमको कांटे चुभ रहे थे। सर यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? जो ऊपर है, इसमें भी n की वैल्यू ऐसी रखना है, ऊपर वाला n तो नीचे आ गया है। तो यहां से अगर हम देखें तो पार्ट डिफरेंस की कंजर्वेटिव वैल्यू आएगी या तो लेमडा या 0 पार्ट डिफरेंस, या लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा या 4 लेमडा, ऑड लेमडा चलेगा, हाँ ये पूरा लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा एंड सो ऑन। यहां पे इस कंडीशन के लिए अगर इतना पाथ डिफरेंस है, क्या है बेटा? इतना पाथ डिफरेंस है और इतना फेज डिफरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और वहां पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही, क्या रही? इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही, वो कितनी आ रही? तो वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गया। एक चीज देखो, ये ऐसा नहीं है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये कैसे हो जाएगा? जब आप इसको a बोलो, रूट I1 को a बोलो, रूट I2 को b बोलो,
तो रूट आई वन का होल स्क्वायर तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो आई नेट का वैल्यू आएगा आपका रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर। ओ मा गो टू लव, सही है, एकदम सही है। मैं कहां बोल रहा था गलत है? मैं कहां बोल रहा था? अच्छा, एक मिनट, रूट आई वन को हम ए वन लिख सकते हैं क्या? रूट आई वन को ए वन लिख सकते हैं क्या? यहां से देखते हैं। सर के का फ्रैक्शन आएगा, लेकिन के दोनों तरफ आएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। रूट आई वन, जैसे स्क्वायर इधर इसको इधर लाओ, रूट आई वन को हम ए वन लिख सकते हैं। रूट आई वन को अगर मैं ए वन लिखता हूं और रूट आई टू को ए टू लिखता हूं, तो ये तो ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर फेज डिफरेंस जीरो, तो सिंपल हम फेज डिफरेंस जीरो पे एम्पलीट्यूड का एडिशन सिंपल करते हैं। फेज डिफरेंस जीरो पे एम्पलीट्यूड का एडिशन हम सिंपल करते हैं, तो सिंपल एडिशन हो, सिंपल एडिशन हो गया। तो स्क्वायर है आई नेट, तो आई नेट इज नथिंग बट ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। सही है यार। तो आई नेट रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर या ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सर ए नेट अगर पूछे तो, ए नेट पूछे तो ऐसे आई नेट को हम ए नेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। आई नेट को ए नेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आई नेट को ए नेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए नेट का होल स्क्वायर बराबर ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। सर दोनों होल स्क्वायर हटा दो ना, काहे लिख रहे हो? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है सिंपल ए वन प्लस ए टू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर कर दूंगा तो इंटेंसिटी आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर इंटेंसिटी ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है कि नहीं है ये बताओ? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां से तुम ये भी देख सकते हो कि इफ आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट मान लेते हैं, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा? जब दोनों ही साउंड वेव की इंटेंसिटी मान लो सेम है, सेम है, तो ये हो जाएगा रूट आई वन रूट आई नॉट, रूट आई नॉट मतलब टू रूट आई नॉट, उसका स्क्वायर कर दो, टू रूट आई नॉट का स्क्वायर मतलब 4 आई नॉट। और आना भी 4 आई नॉट चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंसिटी सेम है मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहा होगा। एम्पलीट्यूड सेम रहा होगा तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड 2 है, और 2a का होल स्क्वायर करोगे तो इंटेंसिटी आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर। क्या आपको जोरदार तरीके से समझा? अच्छा, यहां पे एक दिक्कत आती है, एक दिक्कत आती है। इफ देयर आर n सोर्स ऑफ सेम इंटेंसिटी I naught, then find net resultant intensity of wave. और इस सवाल का जवाब 100% बच्चे गलत देते हैं। काहे? काहे? तो हमने तुम्हें क्या बोला? इफ देयर इज एन सोर्स ऑफ सेम इंटेंसिटी आई नॉट, देन फाइंड नेट रिजल्टेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। एक काम करो, तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूं, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करके दिखाओ। मैं देखता हूं तुम कैसे सॉल्व करते हो। हेलो हेलो हेलो। तो बताइए साहब, क्या लग रहा आपको जवाब? आपने जवाब कुछ निकाला होगा। क्या निकाला होगा? तो निकाला क्या होगा? ये हो जाएगा, 2 के लिए ऐसे लिखा है आपने, तो यहाँ पे आई नेट हो जाएगा, आई नेट हो जाएगा रूट आई वन रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट, और n टाइम्स ऑफ रूट आई नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो होगा n रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n आई नॉट का n स्क्वायर आई नॉट, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ठीक है।
लेकिन ये गलत है। गलत कैसे? इंटेंसिटी तो स्केलर होता है, उसको हम इस तरीके से जोड़ क्यों रहे हैं? तो सिंपल सा इंटेंसिटी का जो सम होता है आपको पता है I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। मास्टर पगला गया है का? गलत लिख रहा है सर। इसके अकॉर्डिंग तो कल को तो आप ये बोलोगे टू वेव ऑफ इंटेंसिटी, टू वेव ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी I1 and I2, then find resultant intensity. Then find resultant intensity. तो आप तो ये आंसर करोगे I नेट बराबर I1 प्लस I2। हाँ करूंगा और ये सही होगा। सर अगर ये सही होगा तो ये गलत है। यहाँ तो आई नेट आपने निकाला रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो आपने आई नेट निकाला है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप कह रहे हो आई नेट होगा I1 प्लस I2। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है, ये लैंग्वेज का खेल है। कितने लोग समझ गए जरा बताना, कितने लोग समझ गए? नहीं समझे? आप बता दो। मैंने जब यहां पे तुमसे बात किया तो मैंने तुमसे ये कहां पूछा कि मुझे आई नेट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैक्सिमा चाहिए, मैंने ये कहां बोला? यहां पे आप आई नेट की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल रहे थे। देखो ना लिखा है आई नेट का, देखो आई मैक्सिमम या आई नेट का मैक्सिमम वैल्यू देखो ना यहां पे मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की इंटेंसिटी निकाल रहे थे आप। जब फेज डिफरेंस इतना होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इतने फेज डिफरेंस या इतने पाथ डिफरेंस पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनेगा उसका नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी आप निकाल रहे थे। मतलब जो नेट इंटेंसिटी आ रहा दो वेव के सुपरपोजिशन का, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो इसको ऐसे ऐड करते हैं। लेकिन आपसे ये क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है, देखिएगा यहां पे क्या पूछा है, इसको समझने की कोशिश करिए। आपसे पूछ रहा है टू वेव ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2, देन फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब ये भी इंटरफेरेंस हो रहा है, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी थोड़ी ना पूछी है। मैंने ये थोड़ी ना पूछी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बताओ। मैंने तुमसे मैक्सिमम इंटेंसिटी कहीं लिखा है बताओ? मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की है क्या? नहीं। मैंने क्या की कि दो वेव सुपर इंपोज किया, इंटरफेरेंस हुआ, तो उसके रिजल्टेंट जो बनेगा उसका ओवरऑल इंटेंसिटी हर जगह का बताओ। ओवरऑल इंटेंसिटी हर जगह का सिंपल ऐड करते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द सुपरपोजिशन, बस रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन। पहले वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वेव की इंटेंसिटी I2 है। फेज डिफरेंस कितना है नहीं पता, कंस्ट्रक्टिव के लिए बात करें नहीं पता, डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें नहीं पता, ओवरऑल हर जगह पे, हर पोजीशन, हर पाथ डिफरेंस के लिए, हर फेज डिफरेंस के लिए एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा, नेट एवरेज इंटेंसिटी क्या होगा, I1 प्लस I2। सिंपल। यहां पे क्या बोला? देयर इज एन सोर्स ऑफ सेम इंटेंसिटी I0, देन फाइंड नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे ऐड करते हैं, ये तो गलत हो गया। तो सही इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सही सॉल्यूशन होगा I0 प्लस I0 प्लस I0 n टाइम्स I0, तो ये हो जाएगा n I0, बस खत्म। लेकिन यहीं पे अगर सवाल कुछ ऐसा लिखा हो, कैसा लिखा हो ध्यान से देखिएगा, ऐसा लिखा हो, वो मैंने कॉपी कर लिया, जो पीछे था वो अभी भी है, ऐसा लिखा हो, देयर इज एन सोर्स ऑफ सेम इंटेंसिटी I0, देन फाइंड maximum intensity of the wave, then find maximum intensity of a wave or intensity of a constructive interference, intensity of constructive interference। मैं आपसे नेट इंटेंसिटी नहीं पूछ रहा, मैं आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछ रहा हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी की नेट वैल्यू पूछ रहा हूं। बताओ अब क्या करें? सर अब तो आपने लोचा कर दिया। अब आई नेट जो होगा का मैक्सिमम वैल्यू वो होगा रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस रूट I3 इंटू n रूट IN का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व कर
तो पहला है रूट आई वन, रूट आई सॉरी रूट आई नॉट, रूट आई नॉट, रूट आई नॉट, रूट आई नॉट, सारे हो जाएंगे रूट आई नॉट, रूट आई नॉट, रूट आई नॉट, तो ये हो जाएगा रूट इन टाइम्स आई नॉट का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आई नॉट। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात है, एन स्क्वायर आई नॉट, और वैसे क्या था, वैसे क्या था एन आई नॉट। सिर्फ तुमसे पूछे कि दो वेव का इंटरफेरेंस हुआ तो उसकी इंटेंसिटी बताओ, किसकी सुपरपोजिशन वेव की इंटेंसिटी बताओ, बस सिंपल ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब cos फाई की वैल्यू 1 है। cos फाई की वैल्यू 1 कब आता है, जब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होता है। जब पार्ट डिफरेंस लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा होता है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है वो होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गया, बहुत मेहनत से बताया है भाई। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इंटेंसिटी हमें मिनिमम बना के रखना है। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, तुम्हें यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कंस्ट्रक्टिव के लिए तो चलो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये पढ़ा, लेकिन सर जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ाया था नेट का, जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ाया था। तो किसी भी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा, फेज डिफरेंस कितना आ रहा, उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। तो ये जो नेट इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव, ये किसी एक पॉइंट की इंटेंसिटी है। सुपर इम्पोज्ड वेव की एवरेज इंटेंसिटी नहीं है, ये किसी एक पॉइंट के, किसी एक पर्टिकुलर फेज के लिए। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई थ्री है तो पाई बाई थ्री रखी उस पॉइंट की इंटेंसिटी आएगी। ये दो वेव को जब हमने सुपर इम्पोज किया तो किसी एक पॉइंट पे जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर फेज या पार्ट डिफरेंस होगा, वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या होगा उसका फॉर्मूला है। कंस्ट्रक्टिव के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा उसका फॉर्मूला है। और सिंपल तुमसे पूछ रहा फाइंड नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कहां पे, कुछ नहीं, फाइंड नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो पहले वेव की इंटेंसिटी अगर i1 है, दूसरे वेव की i2 है, तीसरे वेव की i3 है, चौथे वेव की i3 है, तो इंटेंसिटी तो स्केलर होता है, सिंपल स्केलर एडिशन, बात खत्म। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछ रहा कि यहाँ पे फेज इतना है तो बताओ इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे फेज इतना है तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे फेज इतना है तो, ये ओवरऑल एवरेज इंटेंसिटी पूछ रहा है। एवरेज तो नहीं लिखा है, तो तुमसे क्या बोला है, कहीं एक पॉइंट पे पूछा है क्या, तुम्हें फेज डिफरेंस पता है क्या? ये सिंपल पूछा है कि दो वेव सुपर इंपोज कर गया तो किसी एक पॉइंट पे नहीं, ओवरऑल इंटेंसिटी बताओ, एवरेज टोटल नेट इंटेंसिटी क्या होगा। मतलब मान लो एक वेव दे रही कुछ एनर्जी 5 जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया से, और ये दे रही 5 जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया से, तो 5 जूल 5 जूल 10 जूल हो गया एनर्जी, बस ये पूछ रहा। नेट इंटेंसिटी का सम अगर पूछे तो एवरेज इंडिविजुअल इंटेंसिटी का हम सिंपल सम करेंगे। आइए हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है, मिनिमम इंटेंसिटी। किसी अगर पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये आएगा पहले आपको i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 इंटू कॉस फाइव। तो सर ये जब मिनिमम है तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। अब ये मिनिमम कितना होगा, ये मिनिमम कितना होगा, तो जीरो हो जाए, नहीं इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो थोड़ी ना होती कॉस फाइव। कॉस फाइव का मिनिमम वैल्यू होता है बेटा, कॉस फाइव का मिनिमम वैल्यू होता है -1। और ये -1 कब होता है, कॉस फाइव का मिनिमम वैल्यू -1 कब होता है, मैं यहां पे लिख लेते हैं। कॉस फाइव का मिनिमम वैल्यू -1 कब होता है, जब फाइव आपका हो पाई, 2 पाई पे जीरो हो जाएगा, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 8 9 पाई एंड सो ऑन। अच्छा, तो इस फाइव का कोई जनरल फॉर्मूला बनाओ। इसका जनरल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2n - 1 पाई। सर 2n + 1 पाई भी ले सकते हो, हाँ दोनों ले सकते हैं। पाई इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये कंस्ट्रक्टिव के लिए तो बड़ा आसान है समझना, डिस्ट्रक्टिव के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या ले कैसे बना। तो ये दोनों ही चलेंगे, फर्क भी बस इतना होगा कि जब आप ये लेते हो तो इसमें n की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन लो। पहली बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा, जब n को 1 रखोगे, 1 रखोगे, 2 × 1 n को 1 रख लो,
2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब पाई, ये पाई के बस। जब 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3 पाई, 3 रखोगे 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा 5 पाई। अच्छा, ऑड पाई हमें लेना था तो हमने क्या किया कि 2n किया, 2n में से 1 घटा दिया इनटू पाई। सर ये लेंगे तो ये लोगे तो n आएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। लॉजिकल चीजें हैं, कितना कितना लॉजिकल है भाई साहब, सोचो ध्यान से। अगर तुम यहां पे 0 लेते हो तो पाई, 1 लेते हो 2 + 1 3 पाई, फर्क बस इतना है। 2n - 1 लोगे तो 0 नहीं ले सकते, हम 1 से शुरू करेंगे गिनती। लेकिन अगर 2n + 1 लेते हैं तो गिनती हम 0 से शुरू कर सकते हैं। तो मची सर, ये तो बात हो गई फेज डिफरेंस की, कि फेज डिफरेंस क्या होगा, और अगर किसी पॉइंट पे इतना फेज डिफरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। हम पाथ डिफरेंस कितना बताएं, पाथ डिफरेंस कितना ले, पाथ डिफरेंस तो साहब पाथ डिफरेंस बहुत आसान है। 2 पाई को हम लेमडा कहते हैं तो पाई को λ/2 कहेंगे। डेल्टा x = 2n - 1 पाई को λ/2 कहेंगे, खत्म। तो सर फॉर्मूला किस लिए बनाया था, देखने के लिए अच्छा लगेगा, तोते उड़ा दिए साहब वेव ऑप्टिक्स। सर ये भी ले सकते, हाँ ये भी लिख सकते, 2n + 1 इंटू पाई को लिख लेंगे λ/2, ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया। यहां से आप पाथ डिफरेंस कंजर्वेटिव देखोगे तो इसको क्या रखोगे, आप 1 से शुरू करेंगे गिनती, तो ये आएगा पहला λ/2 पे, जहां पाथ डिफरेंस λ/2 आ गया वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। देखो लेमडा क्या होता है, एक वेव का पूरा लेंथ। तो अगर लेमडा पाथ डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव, देखो ये एक वेव यहां खत्म हुआ और यहीं पे एक वेव ऐसा ही शुरू हो रहा है और ये भी ऐसा ही शुरू हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव बना। लेकिन मान लो कि फेज डिफरेंस है, सॉरी पाथ डिफरेंस है λ/2 का, λ/2 के बाद ये नीचे जाएगा और तुम एक वेव यहां से ऐसे शुरू कर रहे हो तो एक ऊपर एक नीचे, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, मेरी बात समझो। एक वेव में अगर फेज डिफरेंस लेमडा का है, मतलब एक वेव यहां हो गया, दूसरा वेव यहां से शुरू हो रहा होगा एग्जैक्टली, और ये एक वेव फॉर्म खत्म करके यहां से ऐसे ही शुरू होगा, तो दोनों एक ही फेज डिफरेंस मतलब 2 पाई के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। मान लो कि मैंने पाथ डिफरेंस λ/2 रखा, मतलब यहां से यहां तक लेमडा होता है, λ/2 रखा, पाथ डिफरेंस λ/2 रखा, मतलब क्या है कि ये वेव अपना आधा कंप्लीट किया और पूरा करने के लिए ऐसे जा रहा होगा, और दूसरा वेव जिसका पहले के साथ पाथ डिफरेंस λ/2 है, मतलब यहां से ये शुरू होगा, तो यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो देखो ना एक ऊपर जा रहा और एक नीचे जा रहा, तो ये यहां ले जाना चाहेगा, ये यहां ले जाना चाहेगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। λ/2 हो या 3 λ/2 हो या 5 λ/2 हो, सब में लेमडा ऐड करते जा रहे हैं, 7 λ/2 हो, और लेमडाज, और लेमडाज नहीं, ऑल लेमडाज बाई 2, ऑल लेमडाज बाई 2, ऑल लेमडाज बाई 2, ऑड लेमडाज बाई 2, मतलब λ/2 का ऑड वैल्यू, ऑड लेमडाज बाई 2, ऑड लेमडाज बाई 2, ऑड लेमडाज बाई 2, ऑड लेमडाज बाई 2, और उधर क्या था इवन लेमडा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 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 लेमडा, यहां था लेमडाज, सारे लेमडाज, सारे लेमडाज, और यहां पे यहां पे सारे लेमडाज, यहां पे है ऑड लेमडाज बाई 2, ऑड लेमडाज बाई 2, ऑड लेमडाज बाई 2। तो सर मिनिमम इंटेंसिटी क्या आ रही, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा √i नेट, सॉरी सर मिनिमम इंटेंसिटी नॉट नेट, नेट की मिनिमम वैल्यू, नेट इंटेंसिटी मतलब दोनों का सम करके जो नेट आया है उसकी मिनिमम वैल्यू, √i1 - √i2 का होल स्क्वायर, क्या होगा होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आता है, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या आता है, मिनिमम आता है √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। यहां से i1 को आप a1 लिख सकते हैं, i2 को आप a2 लिख सकते हैं, तो a1 b2 का सिंपल सम का होल स्क्वायर करेंगे i नेट आएगा, ये हो जाता है a1 - a2 का होल स्क्वायर। बहुत इजी है। अगर i1 i2 बराबर हो, इफ i1 = i2 = i0, i1 = i2 = i0, then minimum intensity will be equal to, minimum intensity
विल बी इक्वल टू, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी दोनों घटाएंगे 0 आ जाएगा। और सर इसी केस में मैक्सिमम क्या आया था, अरे मैक्सिमम तो जोरदार आया था सर 4I0 का स्क्वायर, और मिनिमम 0 जब दोनों इंटरफेरिंग वेव का इंटेंसिटी सेम। पूरा का पूरा फील आया कि नहीं आया, पूरा का पूरा फील आया कि नहीं। अब हम जाते हैं नीट में सवाल कैसे पूछते हैं। एक पहला ही भयंकर क्वेश्चन नहीं देते हैं आपको, थोड़ा सा आसान लेते हैं, फिर भयंकर ले लेंगे। अरे बहुत भयंकर भयंकर सवाल है यार, बहुत भयंकर भयंकर सवाल है भाई। चल कोई बात नहीं, करते हैं, मजा आएगा, करते हैं। चलो देखो, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस विथ टू कोरेंट सोर्स डिपेंड्स अपॉन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन इंटरफेरेंस with two current source depends upon intensity, only phase difference, on both of the above, none of the above, on both of the above। obvious सी बात है कि इंटेंसिटी ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, इंटेंसिटी कम तो एम्पलीट्यूड कम, और इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड कम तो नेट एम्पलीट्यूड कम होगा। इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही करता है, और दोनों के फेज डिफरेंस पे तो डिपेंड करता ही है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ए नेट बेटा, ए नेट। ए नेट क्या आया था, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नेट आया था A1 का होल स्क्वायर A2 का होल स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई का रूट ही आया था, और A1 के होल स्क्वायर को आप I1 कह सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस रूट I2 इंटू 2 इंटू कॉस फाई का रूट इक्वल टू A नेट। सही तो लिखा है एकदम। तो A नेट इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट बढ़िया सवाल है, चलो। टू कोहेरेंट सोर्स मतलब सेम वेवलेंथ, कोहेरेंट सोर्स मतलब टू, सॉरी मोनोक्रोमेटिक मतलब कोहेरेंट से मतलब फेज डिफरेंस सेम है, हैव इंटेंसिटी रेशियो 100/1। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो N1 I1 by I2 is 100/1 and are used for the obtaining the phenomena of interference, then the ratio of maximum and minimum intensity will be ratio of maximum to minimum। तो I max बटा I मीन का जो रेशियो है वो है √I1 प्लस √I2 बटा √I1 माइनस √I2। बस हो गया, और क्या। थोड़ा डायमेंशन की इज्जत करते हो कि नहीं करते हो? अगर थोड़ा डायमेंशन की इज्जत और ख्याल रखते हो तो ध्यान से देखना यहां पे बेटा, आई मैक्स इधर इंटेंसिटी इधर रूट इंटेंसिटी, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। अब कुछ नेता लोग बोलेंगे इसे बटा बटा कट जाएगा, बटा बटा कट जाएगा। भाई बटा बाद में काटना, बटा बाद में काटना, पहले यहां तो डायमेंशन देख ले। आई मैट √I1 प्लस √I2 का सम होता है, स्क्वायर नहीं करते, तो डायमेंशनली गलत है। इधर रूट लगाए हो, रूट इंटेंसिटी है और यह सिर्फ इंटेंसिटी है, रूट इंटेंसिटी का स्क्वायर करोगे तब इंटेंसिटी इंटेंसिटी से मैच करेगा। बताओ दिमाग में चमका कि नहीं चमका? और इंटेंसिटी इंटेंसिटी हाँ जोरदार चीज है सर डायमेंशन वैसे, तो याद रखना ये फॉर्मूला। आई मैक्स बाई आई मीन क्या होगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब सुनो एक बात, एक लेंदी तरीका होता है कि हम कहते हैं कि I1 की वैल्यू पुट करते हैं 100 I2। I1 की वैल्यू क्या पुट करते हैं यहां से, I1 की वैल्यू क्या पुट करते हैं 100 I2। यहां पे I1 की वैल्यू 100 I2 पुट करते हैं, फिर उसको कॉमन लेते हैं, फिर काटते हैं। एक बात बताओ, अगर कुछ कांस्टेंट ऊपर आता है तो ऐसा ही कांस्टेंट नीचे आएगा, वो कैंसिल हो ही जाएगा, तो काहे मजदूरी करना। मैं सिंपल I1 को 100 रखता हूं, I1 100 है नहीं, I1 100 नहीं है, लेकिन I1 100 है जब I2 1 है, तो सिंपल I1 को 100 रखो ना, जब I2 को तुम्हें 1 रखना ही है। √100 प्लस √1 बटा √100 माइनस √1 का होल स्क्वायर। तो सर √100 तो ये 10 आ गया, √1 1 ही आएगा प्लस 1 बटा √100 10 आ गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 11/9 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 121/81, 121/81। कलम थोड़ा चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा। टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी 2I एंड 8I, सोर्स की इंटेंसिटी है 2I एंड 8I, आर यूज्ड इन अ इंटरफेरेंस experiment. The intensity at a point where the waveform of two sources superposed with a phase difference of 0, 0 phase difference मतलब constructive interference, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा की वैल्यू क्या होती, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होती, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होती। √I1 बताइए क्या होती, 2I होती, √I2 क्या होती 8I होती, इसका स्क्वायर होती, तो √2I
और 8 को अगर बाहर निकालोगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 बाहर जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2i प्लस 2√2i होती का स्क्वायर होती। तुमको क्या होती समझ आती? देखो यहां पे क्या होती कि हम जानती कि आई मैक्स होती √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, √i1 2i होती और √i2 8i होती। 8i को 4 गुना 2 लिखती होती, इसका स्क्वायर फॉर्मूले के कारण होती। 4 रूट के बाहर जाती तो ये √i बचती प्लस 2√2i बचती, क्या स्क्वायर होती। अब √2i प्लस 2 गुना √2i 3√2i होती, 3√2i होती, इसका स्क्वायर होती। देखो ना, इसका बाहर में स्क्वायर होती तो 3√2i का स्क्वायर होती। स्क्वायर जब करती तो 3 का स्क्वायर 9 होती और 2i का स्क्वायर √2i का स्क्वायर 2i होती, तो ये 18i आती। 18i कहीं आती, यहां पहले ऑप्शन में आती जो सही होती। अच्छा दूसरी बात, अगर तुम एम स्टार लगाती तो तुमको पता होती कि जीरो फेज डिफरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी आती और पाई में मिनिमम इंटेंसिटी आती, और ऑप्शन में ये गलत होती, बहुत गलत होती। क्या गलत होती? तो पाई में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होती और इधर मैक्सिमम लिखती। हाँ ये बात ठीक होती। अब हम सी का अगर निकालती तो आई मिनिमम क्या आती? √8i माइनस √2i। सर उल्टा लिख लिया बे गधे, कुछ भी कर, स्क्वायर जब करती तो माइनस पॉजिटिव हो जाती, तो ये 2√2i आती, ब्रैकेट लेंथी 2√2i आती माइनस √2i आती, स्क्वायर होती 2 गुना √2i में से √2i घटाती तो √2i का स्क्वायर आती, तो ये सिंपल 2i आंसर होती। कहीं 2i आती सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में यहां पे 2i आती। सर ये कौन सॉल्व करती? ये तुम खुद करती। π/2 फेज डिफरेंस के लिए ये लिखती आई नेट इज इक्वल टू i1 प्लस i2, लिख ही लेती 2i 8i, 2i प्लस 8i प्लस 2 √2i इंटू √8i इंटू कॉस π/2। कॉस π/2 तो 0 हो जाती, तो फिर 8i 2i 10i बचती। ओ माय गॉड, बहुत सही आंसर आती, 10i बचती, तो आंसर आपका पहला आती। क्या जोरदार एकदम, एक ही सवाल में पीएचडी हो गई होती। अगली सवाल देखती। द इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस वेव in an interference pattern is same as the I naught. The intensity of an interference wave in an interference pattern is same as I naught. The intensity of the interference wave, intensity of an interfering wave, मतलब जिसका इंटरफेरेंस होती उसकी इंटेंसिटी I naught देती। I1 बराबर I2 बराबर I naught. The resultant intensity at a point of observation will be, resultant intensity of the point of observation will be, मतलब किसी जनरल पॉइंट पे 5 फेज डिफरेंस के लिए नेट इंटेंसिटी क्या होती? ये होती i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 √i2 cos 5। i1 i0 होती, ये भी i0 होती, प्लस 2 √i0 i0 आती इंटू cos 5 होती। यहां से ध्यान से देखती i0 2i0 और ये 2i0 cos 5, तो 2 बाहर निकल जाती। एक मिनट रुकती i0 2i0 प्लस 2i0 cos 5 होती, तो यहां से 2i0 बाहर निकलती, तो 2i0 जब बाहर निकलती तो बचती 1 प्लस cos 5। क्या ऐसा कहीं आंसर होती? 2i0 1 प्लस cos 5 पहला आंसर आती। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी 36/1, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो देती, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो देती 36/1। रेशियो व्हेन रेशियो देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछती। भाई जब इतना आसान सवाल होती हम डायरेक्ट लिखती आई मैक्स a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्या सही होती? हाँ, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम। बहुत आसान होती, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो कॉमन स्क्वायर को उधर जब हम ले जाती, इसका स्क्वायर जब हम इधर ले जाती तो रूट 36/1 होती, और ये हो जाती a1 प्लस a2 बटा a1 माइनस a2। रूट 36/1 6 आती, 6/1 आती, इसको 6 से मल्टीप्लाई करती, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देती, ये इधर जाता, 6a1 माइनस 6a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 को इधर ले जाती तो 5a1 और इधर 7a2, a1 बाई a2 7/5, 7/5 आती, इतना आसान होती। देखते, द कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are superposed, the maximum and minimum possible intensity in the resulting wave। मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, I max and I me, I max is nothing but रूट 4I माइनस रूट आई, किसी को भी किसी में से घटा सकता है क्योंकि बाहर स्क्वायर है, मैक्स में प्लस आएगा, रूट 4I माइनस रूट आई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। रूट 4I को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट आई, और रूट आई मतलब 3 रूट आई, ये 2 बाहर जाएगा, 2 रूट आई में से आई जाएगा तो रूट आई का होल स्क्वायर, तो ये आती 9 बटाओ 1, ये आंसर आती। The necessary condition for the phenomena of interference occur is, necessary condition for the phenomena of interference occur is, theoretical सवाल भी पूछती। The necessary condition for the phenomena of interference occur is, necessary condition for the phenomena of interference is, there should be 2 coherent source होती, the frequency and amplitude of both the waves should be same, yes, सही बात, ना 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 ना, both the wave का amplitude same हो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी नहीं है। The propagation of wave should be simultaneously and in a same direction, नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं सेम डायरेक्शन में वेव जाए, अपोजिट में भी वेव जा सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं हुआ, ये कोई कंडीशन नहीं हुआ ना। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस अकर इज देयर शुड बी कोहेरेंट सोर्स, द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड बोथ द वेव शुड बी सेम। एम्पलीट्यूड क्यों सेम भाई, अलग एम्पलीट्यूड a1 a2 से कर तो रहे हैं, अलग इंटेंसिटी से इंटरफेरेंस करा तो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। द इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोडियम लैम्प कैन नॉट बी प्रोड्यूस इंटरफेरेंस बिकॉज two independent monochromatic sodium lamp cannot produce interference because the frequency of the two sources are different. Yes, frequency of the two sources are different. The phase difference between the two sources changes with respect to time. Yes, the two sources become coherent. नहीं, coherent नहीं हो रहा ना, incoherent हो रहा। The amplitude of the two sources are different. Amplitude सा कोई रिलेशन ही नहीं होता। अब ये 2 ऑप्शन तो सही नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सोर्स आर डिफरेंट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टाइम, ये ज्यादा सही है। देखो, हालांकि इसके वजह से ये आ रहा है यार, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सोर्स आर डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स का डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी अलग होने से टाइम के साथ उनका फेज डिफरेंस चेंज होगा। लेकिन एक्चुअल जो कोर रीजन है ना वो ये है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फेज डिफरेंस टाइम के साथ लगातार चेंज होने की वजह से, मान लो किसी पॉइंट पे फेज डिफरेंस 0 तो कंस्ट्रक्टिव बन रहा, तुरंत से फेज डिफरेंस π/2 है तो इंटेंसिटी कम होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, सॉरी, और कहीं पे फेज डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव बनना मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम है, π/2 आने से फेज डिफरेंस बढ़ा तो इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, और फेज डिफरेंस अगर पाई होगा तो इंटेंसिटी 0 हो गया। तो इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में जब फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होता है तो तुरंत मैक्सिमा तुरंत मिनिमा एक ही जगह पे बनता है। फेज डिफरेंस किसी एक पोजीशन पे टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये मेन रीजन है, ये मेन रीजन है। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सॉरी, द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग 2 कोहेरेंट वेव ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, द इंटेंसिटी रेशियो बिटवीन ब्राइट एंड डार्क का मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा, तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का इंटेंसिटी रेशियो उन्होंने दे दिया 3। Then value of the ratio of amplitude of the wave that arrive there is amplitude, तो amplitude हो जाएगा a1 प्लस a2 बटा मिनिमा हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर को इधर लाओगे तो √3 हो जाएगा, तो ये रिलेशन निकलेगा √3 a1 माइनस a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। बेटा अब यहां से सॉल्व तो कर ही सकते हो ना यार। द वेवलेंथ
of the light used in young double slit experiment is lambda. Wavelength is lambda. The intensity at a point on the screen is I. Intensity at a point on the screen पे intensity I है, where the path difference is lambda by 6. मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ रहा, आई आ रहा, जहां पे तुम्हारा पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 6 है. इफ आई नॉट डिनोटेड द मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई नॉट तुम्हारा आई मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा, देन द रेशियो ऑफ आई बाई आई नॉट. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, लेकिन वो कब आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी? कब आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी? पर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो तब आता है जब फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस 0 या लेमडा का हो, तब आता है. कितना आता है? अगर दोनों लाइट की इंटेंसिटी हम आई वन मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं. I1 है पहले लाइट की इंटेंसिटी, दूसरे लाइट की इंटेंसिटी भी I1 ही है. दोनों लाइट की इंटेंसिटी I1 है, क्योंकि यंग डबल स्लिट में the wavelength of the light used in young double slit experiment is lambda. The intensity at a point on a screen is I, where path difference is lambda by 6. If I naught denoted the maximum intensity, then ratio of I and I naught. तो I max हम मान लेते हैं. सर ये YDC आपने पढ़ा ही नहीं. अरे YDC नहीं पढ़ा, इंटरफेरेंस ही तो होता है YDC में. जो आप इंटरफेरेंस अभी पढ़ रहे हो ना, वैसा ही होता है, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, बस करा के दिखाते हैं और क्या. तो आई मैक्स बताओ क्या होगा? आई मैक्स होगा 4I1 का स्क्वायर, और पर्टिकुलर आई मैक्स की वैल्यू कुछ नहीं, I0 बोला है, तो I0 की वैल्यू हो जाएगा 4I1 का स्क्वायर. ये तो होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी. और जहां पे फेज डिफरेंस लेमडा बाई 6 है, तो लेमडा बाई 6 फेज डिफरेंस का मतलब पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? सॉरी, पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 6 का मतलब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, लेमडा को 2 पाई रखेंगे, 2 पाई बाई 6 है, तो मतलब 2 पाई बाई 3. हाँ, पाई बाई 3 मतलब 60. ये क्या तरीका होता है सर? ये बहुत आसान तरीका होता है. लेमडा 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, तो लेमडा को 2 पाई रख दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा. तो 60 डिग्री आ रहा, 60 डिग्री आ रहा, और उसको आई बोला है, तो आई इज इक्वल टू होगा I1 I2 की वैल्यू I1 प्लस 2 रूट I2 की वैल्यू I1 इंटू कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? हाफ. इसकी वैल्यू हाफ. ये हो जाएगा I1 2I1 प्लस 2I1 इंटू हाफ. तो हाफ से 2 कटेगा, 2I1 3I1. ये आ गया तुम्हारा 3I1. और ये है 4I1. मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I1, ये है 3I1. तुमसे किसका रेशियो पूछा है? I बाई I0. तो I तुम्हारा ये आया 3I1, और I मैक्स जो कि तुम्हारा I0 है वो आ रहा 4I1. ये कटेगा तो 3/4 0.75 ये आएगा आंसर. देखो बताते, नहीं आया होगा समझ, मुझे पता है बहुत आसान. एक बात बताओ, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? ओ यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया, सॉरी बेटा, सॉरी. ये स्क्वायर नहीं आएगा ना, डायमेंशन ही गलत हो जाएगा. 4I0 आता है. जब इंटेंसिटी सेम हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू आता है 4I0 आता है. 4I0 आएगा. ये तो गजब ही कर दोगे. आई मैक्स इज इक्वल टू 4I0 का स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी का स्क्वायर, इधर इंटेंसिटी गलत हो गया ना बेटा. 4I0 आता है, 4I0 आता है आई मैक्सिमम की वैल्यू. 4I0 आता है आई मैक्सिमम की वैल्यू. क्या आता है? 4I0 आता है आई मैक्सिमम की वैल्यू. ये कितने सवाल करा दिए भाई. 4I0 आता है आई मैक्सिमम की वैल्यू. ठीक है सर. आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या आता है? 4I0. और इसने आई मैक्सिमम की वैल्यू को क्या लिखा हुआ है? I0. इफ I0 डिनोटेड द मैक्सिमम इंटेंसिटी, I0 डिनोटेड द मैक्सिमम इंटेंसिटी. तो पहले हम आई मैक्स की बात करते हैं. आई मैक्स की वैल्यू 4I1 हो जाएगा अगर I1 इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी है. इंडिविजुअल एक वेव की इंटेंसिटी I1 और दूसरे वेव की इंटेंसिटी I1 ही लिया है. तो सेम कैसे मान लिया? सेम मैंने इसलिए मान लिया, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी को I1 मैंने पहले की और दूसरे की सेम इसलिए मान लिया क्योंकि अलग नहीं दिया हुआ है. इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट used in young double slit is lambda. The intensity at a point on the screen is I, where the path difference is lambda by 6. If I not denoted the maximum intensity,
आई नॉट डिनोटेड द, सॉरी, इफ आई नॉट डिनोटेड द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4 इंटू इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा उसकी वैल्यू उसने आई नॉट दिया हुआ है, एक इक्वेशन हमने ये मान लिया। दूसरी बात, जहां पे पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 6 है वहां पे फेज डिफरेंस आ जाएगा, लेमडा को 2 पाई बाई 6 रख लूंगा सीधा मैं, तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं जैसे भी आपको निकालना आता है। तो जहां पे पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस हो रहा है, वहां पे आपको इंटेंसिटी का वैल्यू उसने आई दिया है, वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू उसने क्या दिया है, आई दिया है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई हो जाएगा रूट अंडर I1, सॉरी I1, I2 की वैल्यू भी I1 लिख लूं क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू सेम मानी है, दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम मानी है, प्लस 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 2 रूट I1 तो सिंपल बचेगा I1 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है बेटा, हाफ, तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा I1 तो 3I1, तो I की वैल्यू आपका आ गया 3I1, I की वैल्यू क्या आ गया, और I बाई I नॉट की वैल्यू चाहिए आपको, I की वैल्यू बोलो 3I1 और I नॉट की वैल्यू बोलो 4I1, I1 से I1 कटेगा 3 बाई 4 मतलब 0. देखो आगे आंसर, अब तो बड़ा आसानी से आ गया, 4 लाइन में कर दिया ना, नहीं भाई 4 लाइन में ही तो किया है। नेक्स्ट, ये 2017 का कुछ उसके एग्जाम में पूछा था, गुजरात के कुछ एग्जाम में, और नीट 2016 सेकेंड फेज, और IIT 2018, मतलब IIT वाले नीट का सवाल कॉपी करते हैं, हाँ कॉपी करते हैं। क्या सवाल था, देखिएगा सवाल, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा इंटरफेयर, देन वैल्यू ऑफ Imax माइनस Imean बटा Imax प्लस Imean इज, देखो बेटा आपसे विजिबिलिटी रेशियो कहते हैं इसको, विजिबिलिटी रेशियो मतलब कितना अच्छा विजिबिलिटी होगा उसका रेशियो ये होता है, 1 मिनट, हाँ, Imax माइनस Imean बटा Imax प्लस Imean, इसकी वैल्यू आपसे पूछा, इसको तो इग्नोर करो, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है कब, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा, टू कोहेरेंट सोर्स, दो कोहेरेंट सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी रेशियो अल्फा है, अगर पहले सोर्स की इंटेंसिटी I1 है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी I2 है, तो उसका रेशियो अल्फा इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है सवाल, दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशियो अल्फा दिया हुआ है, तो हमसे पूछा Imax माइनस Imean बटा Imax प्लस Imean की वैल्यू क्या होगी। सब लोग इसको सॉल्व भी करते हैं, हम भी सॉल्व कर देते हैं पूरा। Imax क्या होता है सर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये Imean होता है, बटा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो I मैक्सिमम आएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 माइनस I मैक्स माइनस Imean आएगा बेटा I1, अंदर माइनस ले जाऊं तो चलो I1 माइनस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, ये आ गया तुम्हारा Imean की वैल्यू। ये प्लस कैसे हो गया, तो बाहर माइनस था, ये दोनों तो प्लस होगा तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये फिर से वही चीज नीचे लिखनी है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, इसमें प्लस है तो प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2, ये रिजल्ट आएगा, खोल के लिखेंगे एकदम। तो यहां से I1 I2 से ये I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, ये I1 I2 से ओ हो ना 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 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस, तो ऊपर बचेगा 2 रूट I1 रूट I2 और उधर 2 रूट I1 रूट I2, मतलब 4 रूट I1 रूट I2 बटा I1 प्लस I2 मतलब 2 I1 प्लस I2। अब देखो ना I1 कितना होगा, 2I1 2I2, 2 बाहर निकालो I1 प्लस I2 बचेगा, ये बचा तुम्हारा। अब जो गिवन सिचुएशन है, I1 को मैं I2 अल्फा लिख सकता हूं, I1 को I2 अल्फा लिख लेता हूं, 4 इसको लिखूंगा I2 अल्फा, तो बचेगा रूट अल्फा इंटू I2 और रूट I2 तो सिंपल आ गया I2 बटा I1 को लिखूंगा I2 इंटू अल्फा,
I2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा अंदर बचेगा, I2 बाहर आ जाएगा, 2I2, 2 फॉर्मूले का, I1 को लिखूंगा I2 इंटू अल्फा, अल्फा I2 प्लस I2, I2 बाहर, अल्फा प्लस 1 इंटू I2, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, 4 रूट अल्फा बटा 2 अल्फा प्लस 1, यहां से कैंसिल कर दो, 4 और 2 कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा 2, तो 2 रूट अल्फा बटा अल्फा प्लस 1, 2 रूट अल्फा बटा अल्फा प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। अच्छा, नीट 2016 में पूछा था ना, उसका ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से था, शायद मैंने आपको यकीन के डेमो लेक्चर में ही सवाल कराया था, अगर आपको याद हो तो। यकीन के डेमो लेक्चर में भी मैंने ये सवाल एग्जैक्टली आपको कराया था, ठीक है। कुछ लॉजिक, कुछ तरीका यहां पे लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। मान लो, एज्यूम करो, MR स्टार लगा के दिखाता हूं, शायद तुमने लगाया भी होगा, सोचा भी होगा, अल्फा क्या है सर, इंटेंसिटी का रेशियो, इसकी वैल्यू क्या है पता नहीं, तो क्या मैं अल्फा की वैल्यू 1 मान सकता हूं? 1 मान लोगे मतलब I1 I2 बराबर होगा, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाए